हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now, very importantly and significantly, we come to the fact कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है एंड डेवलपिंग वर्ल्ड से क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज कि ग्लोबलाइजेशन के नॉट बी लुक्ड एज एट सिर्फ एक नेगेटिव फोर्स या सिर्फ एक पॉजिटिव फोर्स। लाइक एवरीथिंग इन आर लाइफ इट हैज़ बोथ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। राइट, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया की ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, राइट, इंडिया में जैसे ही एलपीजी शुरुआत हुई, एलपीजी लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट की, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी की, देयर वर न्यूमरस चेंजेस दैट केम टू द फोर। राइट, एंड 1991 में इन रिफॉर्म्स के आने के बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से एक जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का एक मेंटल था, हम उसको तोड़ के अपनी ग्रोथ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए थे। राइट, साथ ही में यहाँ से निकल के हम एक और बात करते थे, नेवर बिफोर चॉइसेस जो हैं वो नाउ सडनली अवेलेबल टू अस। ठीक है, पहले जो है जो हमारी नेशनलाइज इंडस्ट्रीज़ ने हमको बना के दे दी चॉइसेस, वही जो है हमारे पास होती थी। ठीक है, उसके बियॉन्ड चॉइसेस को इमेजिन करना भी जो है ऑलमोस्ट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाउएवर विद द कमिंग इन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, the coming in of privatization, the kind of changes, the kind of new things जो कि were up for offer वो completely different। right, so इस तरह से मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जो है जो कुछ एक जो कंज्यूमर्स को जो है द आइडिया कि अब वर्ल्ड ओवर के बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं अब अवेलेबल थे। राइट, जो मोनोपोली होती थी इंडिजीनियस या नेशनलाइज इंडस्ट्रीज के, देवर आउट। राइट, तो फॉर एग्जांपल बिफोर द इंडियन मार्केट ऑल्सो ओपनड अप, इंडियन मार्केट में जो टीवी मेकर्स थे वो कुछ भी, कोई भी टीवी चाहे उनमें कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उसको भी बड़े बड़े हाई प्राइसेस पे बेचते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे व्हेन देयर वाज एन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी जो है कंज्यूमर फ्रेंडली होना पड़ा, उन्हें भी जो है अपडेट करना पड़ा, उन्हें भी जो है लेटेस्ट फीचर्स लाने पड़े। तो इस तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हुई, स्लैशिंग ऑफ प्राइसेस भी हुई, एंड स्पेशली अब जो नई मिडिल क्लास थी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अब ढेर सारी एमएनसीज व कमिंग इन, टेक में जो है बहुत डेवलपमेंट हो रही थी, इस मिडिल क्लास के हाथ में जो है अब डिस्पोजेबल
कैश आने लग गया एंड अब वो जो है उनके अंदर स्पेंडिंग पावर आने लग गई, जिसके कारण उनमें ऑब्वियसली प्रोग्रेस देखेगी। बट एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो सीन कि किस तरह से दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज did not necessarily result in the poorest of the poor becoming better, या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है इम्प्रूव कर गई हूँ, राइट। सो काफ़ी जो है एक दोनों ही साइड्स ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन उनको देखना ज़रूरी है। अब बहुत सारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ऑब्वियसली जब भी हम मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स की बात करेंगे एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने देखा है ग्लोबलाइजेशन जनरली एक न्यू लिबरल एजेंडा, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी को जो है पर्टेन करता है, राइट। वाई? बिकॉज इट टॉक्स ऑफ ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। जो आपके सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वैल्यूज थे उनको ऑलमोस्ट एंटी थीसिस बनता है, राइट। सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो कम फ्रॉम मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, राइट। सो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जैसे कि इमैनुअल वॉलस्टीन हो गए, समीर अमीन हो गए, एजी फ्रैंक हो गए, इनका ये मानना था, अगेन जैसे कि हमने देखा है देयर वर 3 फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स भी क्या बोलते हैं कि ये आपका कोई पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनोमेना नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो कब से चली जा रही है ना। तो उनका क्या मानना था कि जैसे ही, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जैसे ही कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ वैसे ही ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई, क्योंकि कैपिटलिज्म में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग मोर, अगर हमने प्रॉफिट को कमाते रहना है, उसको सस्टेन करके रखना है, वी विल नीड न्यू मार्केट्स जहाँ पे हम जो ये मास प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स उनको हम सेल कर सकें। एंड अगर हमने मास प्रोड्यूस करना है एंड हमें नई नई मार्केट्स मिलती जा रही हैं, तो हमें चीपर रॉ मटेरियल भी चाहिए ताकि हम उसको लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाए एंड जितनी ज़्यादा कॉस्ट हो सके उस पर सेल कर पाए टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, है ना। एंड उसी का एक रिजल्ट क्या निकल के आया, जो कि लेनिन ने बोला था, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, कि एक इंपीरियलिज्म के एक नतीजा निकल के आया ये, वेर in search for cheap raw materials and in search for more expanded markets, ये लोग जो है कॉलोनाइज करने लग गए आपके डेवलपिंग वर्ल्ड को, ठीक है। तो इसके कारण जो है कलोनियलिज्म का एडवेंट हुआ, इसके कारण जो है इंपीरियलिज्म का एडवेंट हुआ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सफ़र कौन कर रहा था, इट वॉज योर डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका जो ग्लोबल साउथ था उसके ऊपर आपके डेवलप्ड वर्ल्ड ने आके जो है कलोनियलिज्म करना शुरू कर दिया, राइट। सो मोस्ट जो है आपके अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, राइट, इनके ऊपर जो है आपका ग्लोबल नॉर्थ जो कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म में आगे था, दे एंडेड अप कॉलोनाइजिंग दीज कंट्रीज, राइट। तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत ही कैसे हुई थी, शुरुआत ही हुई थी बाय कॉलोनाइजिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड, बाय कॉलोनाइजिंग द ग्लोबल साउथ, बाय टेकिंग अवे सबसे एक आपका जो एक मूल अधिकार है टू बी एबल टू गवर्न योर ओन कंट्री, टू बी एबल टू रूल योर ओन कंट्री, वो तक आपसे छीन लिया गया था, राइट। तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से, वो कहते हैं फॉरगेट अबाउट द कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि आज न्यू कलोनियलिज्म चल रहा है, कि आज भी जो है जो ग्लोबल नॉर्थ है वो आपकी कोर या मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज़ हैं जो कि लाइक पैरासाइट्स आर सकिंग ऑल द गुड थिंग्स आउट ऑफ योर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि अभी भी सैटेलाइट्स या पेरिफेरी बन के ही रह गई हैं, राइट, कि वो अभी भी मैच नहीं कर पा रही हैं टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। वो कहते हैं ये सब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत ही इनफैक्ट वो कहते हैं वॉज बिल्ट अपॉन स्नैचिंग अवे द राइट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। सो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत ही जो है किस बेसिस पे हुई थी, डेवलपिंग कंट्रीज को एक दबा के ऑप्रेस करके जो है ये हुई थी, ठीक है। अब ये कहते हैं व्हेन यू लुक एट द कंटेम्प्रेरी फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट, मतलब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड स्पेशली 1980s ऑनवर्ड्स, जब आपकी जो वेरियस डीकॉलोनाइजेशन की वेव्स थी ये पूरी हो चुकी थी, ठीक है। सो 1980s ऑनवर्ड्स व्हेन यू सडनली हैव ग्लोबलाइजेशन एकदम से 5th गियर में जा रहा है एंड अपनी स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर रहा है, लेट 1980s एंड 1990s ऑनवर्ड्स अब क्या होने लग गया, जैसे ही यूएसएसआर का कोलैप्स होता है
तो कैपिटलिज्म को, न्यू लिबरलिज्म को एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी मिल गई, और उस आइडियोलॉजिकल विक्ट्री को इन्होंने प्रैक्टिकल रूप में कैसे कन्वर्ट किया, बाय यूजिंग द वेरियस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि इनके पास अवेलेबल थी, जैसे कि IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। एंड इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, दे फोर्स्ड these developing economies to open up through their various structural adjustment programs। तो हमने बात की ना वॉशिंगटन कंसेंसस की, कि ये जितने भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस उभर के आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विच वर योर IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब की एक न्यू लिबरल आइडियोलॉजी जो है फाउंडेशन थी, कि अगर आपने प्रोग्रेस करना है, अगर आपने इकोनॉमिकली डेवलप करना है, यू विल हैव टू ओपन अप योर इकोनॉमी, यू विल हैव टू प्रमोट फ्री ट्रेड, you will have to reduce the government expenditure, you will have to cut down on the subsidies, the government will have to reduce its debt। सिर्फ तभी जो है आप प्रॉस्पर कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो, राइट। एंड दैट इज़ वाई ये 1980s ऑनवर्ड्स जो है हम कहते हैं वाइडनिंग फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन था, जहाँ पे अभी जो एक नॉर्मल पेस पे ग्लोबलाइजेशन चलते आ रहा था उसको सडनली एक मेजर पुश मिल गई, बिकॉज नाउ you had this entire gamut of countries, right, पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड से, जो कि अब एक फ्री इकोनॉमी, एक इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट बनते जा रही थी, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, हाउ वर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लेड बाय द ग्लोबल नॉर्थ एबल टू फोर्स दीज डेवलपिंग इकोनॉमीज टू ओपन अप, ठीक है, कैसे कर पाए। ये कहते हैं अब ये कहानी के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, है ना। अगेन दिस इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि यू हैव टू लुक एट दैट ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत ही, राइट, जब ये शुरुआत कहाँ से होती है, कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट से, और शुरुआत से ही डेवलपिंग कंट्रीज जो है बेचारी वो फेटेड टू लूज, राइट ना। हाउ वर दे फेटेड टू लूज, अब ये कहते हैं इतने सेंचुरीज ऑफ जो है कलोनियल रूल था, राइट। हम खुद ही कहते हैं ना कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया होती थी, एंड सोने की चिड़िया को सारा लूट के जो है कलोनियल मास्टर्स ले गए। इनफैक्ट देयर इज दैट वेरी फेमस ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट, राइट, जो कि अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है, बट स्टिल जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल अभी भी बनी रहती है, जहाँ पे शशि थरूर आर्ग्यूज कि डज ब्रिटेन ओ रेपरेशंस टू इंडिया फॉर द वे दैट द कलोनियल रूल ने जिस तरह से इम्पेयर कर दिया था, जिस तरह से ओप्रेस एक्सप्लॉइट किया था इंडिया को, राइट। तो अब ये जो एक्सप्लॉइटेशन थी, ये जो ऑपरेशन था, उसके कारण ये बेचारी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज जो कि मोस्टली डेवलपिंग वर्ल्ड से थी, उनकी रिसोर्सेज लूट गई, राइट। उनका जितना पैसा था वो लूट के ले गए, ना उन्होंने कोई सस्टेनेबल स्किल्स डेवलप कर पाए। अगर इंडिया में भी हम बात करते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने क्यों इंक्लूड की थी, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने इसलिए नहीं इंक्लूड की थी कि इंडियंस बड़े प्रोग्रेस कर पाए, डेवलप कर पाए। क्यों की थी, दे वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ क्लर्क्स, दे वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल इंडियंस, राइट। ये जो है उनके पीछे मैंडेट था। एंड तभी हम बोलते हैं ना, आज भी जब हम बात करते हैं कि हमें मेजर एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आज भी जब हम बात करते हैं दैट मे बी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, राइट, मे बी इवन दैट वोंट बी सफिशेंट। वाई, बिकॉज अभी भी हम एक वो जो कलोनियल मैंडेट है, एंड कलोनियल मैंडेट डजंट ओनली कम फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। ये नहीं कि अगर हम अपनी मदर टंग में पढ़ाई करेंगे तो हमारा कलोनियल माइंडसेट फ्रॉम एजुकेशन हट गया, नहीं। कलोनियल माइंडसेट अभी भी कैसे परसिस्ट करते हैं इंडियन एजुकेशन में, क्योंकि अभी भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जो है नहीं प्रमोट करते, अभी भी जो है हम एक तरह से स्किल डेवलपमेंट को इतना प्रमोट नहीं करते हैं। इवन दो से NEP 2020 से टॉक्स अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा क्लास 6 ऑनवर्ड्स, बट स्टिल द काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, द काइंड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि इनकलकेट होनी चाहिए, इंडिया में अभी भी नहीं है। इंडिया में आज भी वही कलोनियल माइंडसेट है एजुकेशन में, विच टॉक्स अबाउट रोटे लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं रट्टा चढ़ाना, ठीक है, कि रट्टा चढ़ा के चले गए या चलो हो गया, राइट। इनफैक्ट
देर आर ऑल्सो कॉल्स फॉर से आप यूपीएससी को भी जो है चेंज कीजिए द वे द एग्जाम्स हैव बीन कंडक्टेड बाय, बिकॉज अगेन हम बात करते हैं कि मे बी अभी भी यूपीएससी एंड इसकी जो एक जिस तरह से ये बच्चों को सिलेक्ट करता है, राइट, क्योंकि अब इसके अंदर वेरियस सर्विसेज है एंड हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो बना रहे हैं, बट से ट्रेनिंग के दौरान क्या हम उतनी स्किल्स इनकलकेट कर पा रहे हैं इन आवर ऑफिसर्स दैट दे शुड बी एबल टू यू नो मे बी टेक अप स्पेशलाइज टास्क लाइक फॉरेन पॉलिसी अगर आप फॉरेन सर्विसेज में जा रहे हैं, या फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट अगर आप रेवेन्यू सर्विसेज में जा रहे हैं, या ढंग से बैलेंस शीट तक पढ़ना अगर आप ऑडिट सर्विसेज एक्सेट्रा में जा रहे हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों के कारण जो है हम बात करते हैं कि अभी भी एक कलोनियल माइंडसेट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसके कारण जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाई, लोग जो है उनकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी कंट्री में। हम बात करते हैं जैसे कलोनियल रूल आया, अब उन्होंने क्या करना, उन्होंने तुमको रॉ मटेरियल के लिए जो है यूज़ करना है और अपने गुड्स बेचने, और अगर अपने गुड्स बेचने तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जितनी इंडस्ट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तुम उसको तोड़ दो, राइट। सो देयर वाज दिस फेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेरियस कलोनियल कंट्रीज। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है और भी साल पीछे हो गई। So even after decolonization, they were left in shambles. They really didn't know what to do, right? They had impoverished populations, they had illiterate populations, they did not have enough resources to take care of them. And then क्या हुआ, क्योंकि अब एक माइंडसेट था कि भैया हमने अपने लोगों की देखभाल करनी है, ऑल्सो दिस फेज वॉज ऑफ बहुत सारा जो आइडियलिज्म, यानी आइडियलिज्म की फोर फ्रंट पे क्या था, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, एंड दैट इज वाई अ नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डिसाइडेड टू फॉलो द सोशलिस्ट पाथ, राइट, कि हम क्या करेंगे, सोशलिज्म का पाथ अपनाएंगे, नेशनलाइज करेंगे इंडस्ट्रीज को, सेल्फ रिलायंस बढ़ाएंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, अपनी मार्केट को बनाएंगे एंड लोगों के लिए जो है इनफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। बट एंड रिजल्ट क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, राइट। इन फैक्ट मोस्ट कंट्रीज नॉट जस्ट इन साउथ एशिया बट ऑल्सो इन सब सहारन अफ्रीका, इवन इन ईस्ट एशिया, दे एक्चुअली विटनेस कि सोशलिज्म के साथ साथ एक चीज़ जो इकट्ठे आई थी वॉज करप्ट अथॉरिटेरियनिज्म, राइट, जहाँ पे करप्शन बहुत हाई थी, जहाँ पे इन द नेम ऑफ सोशलिज्म डिक्टेटरशिप्स एंड अथॉरिटेरियन रूल्स इस्टेब्लिश हो गए, जहाँ पे जो नेटिव एलिट्स थे, चाहे वो इंडिजिनियस कैपिटलिस्ट हों, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट के हिस्सा हो, चाहे वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स हो, उन सब ने जो है पूरा साइफन ऑफ करके करप्शन के थ्रू, ब्राइबरी के थ्रू सारा पैसा जो है अपनी पॉकेट में डाल लिया और लोगों तक कुछ नहीं पहुंच पाया। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वाज हैपनिंग वाज, इवन दो द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग, द money being spent wasn't really reaching the targeted population but was ending up in the pockets of the रूलिंग एलिट, राइट, जिसके कारण क्या हुआ, डेट क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ता गया, राइट। इन कंट्रीज़ के लिए डेट क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ता गया टिल द टाइम इट रीच्ड एन अनमैनेजेबल पॉइंट, एंड जब वो अनमैनेजेबल पॉइंट पे पहुंच जाता है तो क्या करना पड़ता है, तब इनको जाना पड़ता है अपने हाथ बिछा के प्लीज़ वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, कि प्लीज़ पैसा दे दो, राइट। एंड ये was the perfect opportunity for these institutions to compel them into जिसको हम बोलते हैं shock therapy, that you open up your borders, you open up your economies and you let the MNCs come in, you let the foreign capital come in, you let the foreign goods come in, you let the market be integrated into the entire international trade and economy, right। और इसके थ्रू जो है ये न्यू लिबरल पॉलिसीज और भी ज़्यादा इम्बेड हो गई इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। ये मानना था आपके मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे वर एबल टू आर्म ट्विस्ट देम। साथ ही में ये कहते हैं 1980s और ऑल्सो अ फेज जहाँ पे अब एक्सपोर्ट के अंदर, अब अगर हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात भी की थी, एक्सपोर्ट मेनली क्या था आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ का, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो वहाँ पे हो नहीं पाई थी, सो दे वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्टिंग रॉ मटीरियल्स विच वॉज लेड बाय एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जैसे कि वो कलोनियल टाइम्स में करते थे। एंड 1980s ऑनवर्ड्स क्या होने लग गया, एक मेजर स्लम्प आने लग गया इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जिसके कारण जिन एक्सपोर्ट्स पे वो डिपेंडेंट थे दैट ऑल्सो वॉज इन फेचिंग देम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच अगेन फोर्स देम इनटू अ डेट क्राइसिस, राइट। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का ये व्यू है। ऑन द अदर हैंड लिबरल स्कॉलर्स का मानना है कि दिस टाइप ऑफ ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी वॉज imperative, it was almost
you know, it was going to happen, it was unavoidable, it was inevitable, ये होना ही था। जब तक आप ये खोलोगे नहीं तब तक आपकी मॉडर्नाइजेशन, तब तक आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट। तो हमने किया है ना, हमने किया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हमने किया है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, हमने FW रिग्स की मॉडल देखी है, हमने रुस्टो का मॉडल देखा है, राइट, जहाँ पे उनका मानना था कि अगर आपने टेक ऑफ स्टेट से आगे बढ़ना है तो आपको ये न्यू लिबरल आइडियोलॉजीज, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज अपनानी ही पड़ेंगी। आप सोशलिज्म का पाथ अपना के, सेल्फ रिलायंस का पाथ अपना के अपनी इकोनॉमी को बंद रख के आगे नहीं बढ़ सकते हो, डेवलप नहीं हो सकते हो, राइट। तो इसीलिए आपको खोलना ही पड़ना था इवेंचुअली। However, even this opening up led to massive protests in the colonial world, ठीक है, इन योर न्यू, आपका जो न्यू डेवलपिंग, आपके जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, इन योर न्यूली डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड, राइट, जहाँ पे वेरियस कंट्रीज के अंदर पीपल रोज अप बिकॉज दे weren't really able to accept the coming in of these transnational corporations, the coming in of multinational corporations, the coming in of the foreign capital. Now Joseph Stiglitz का एक बहुत ही seminal काम है, it is called ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, ठीक है। वो एनालाइज करते हैं ये IMF पॉलिसीज को, स्पेशली जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम था विच लेड टू द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, एंड ही सेज ये जो शॉक थेरेपी थी, दिस वाज समथिंग दैट लेड टू द ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ द 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो कि हम बोलते जो आपकी टाइगर इकोनॉमीज थी, राइट, इनको जो है उसने इम्पैक्ट किया था। आपकी टाइप इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने शॉक थेरेपी दी, इन्होंने बोला खोलो अपने जो बॉर्डर है, एंड IMF का क्या मानना था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यू शुडंट बी मैन्युफैक्चरिंग फॉर योर लोकल मार्केट, यू शुड बी मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, 1990s के अंदर जब .com बबल बर्स्ट हुआ, एकदम से FDI जो इन्फ्लोज आ रहे थे, द काइंड ऑफ ओपननेस, द काइंड ऑफ एक्सपोर्ट की जो डिमांड आ रही थी, इट ऑल केम टू अ हॉल्ट, एंड इसके कारण ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज थी, इंक्लूडिंग द टाइगर इकोनॉमीज ऑफ एशिया एज वेल एज द अर्जेंटीनियन इकोनॉमी, इनके अंदर एक मेजर क्राइसिस आ गया, राइट। तो स्टिग्लिट्स का यही मानना है कि ये जो अनथॉटफुल, राइट, अनसस्टेनेबल पॉलिसीज IMF ने इनके ऊपर इम्पोज की थी, उनके कारण जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस आए। सिमिलर फेलियर जो है नोट किया गया था इवन इन रशिया। सो राइट आफ्टर USSR का ब्रेकडाउन, आपकी रशियन इकोनॉमी एंड इसके वेरियस और जो नए नेशन स्टेट्स आए थे, राइट, उनके अंदर भी यही शॉक थेरेपी अप्लाई की गई, अगेन इट वाज अनसस्टेनेबल। सिमिलर वाज द केस विद सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो। तो जिन्होंने अपनी इकोनॉमीज को एकदम से खोल दिया, दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्राइसिस दैट दे विटनेस्ड। इनफैक्ट तभी हम बोलते कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इवन आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स फेज बाय फेज खोला है, एकदम से पूरी की पूरी इकोनॉमी नहीं खोल दी, धीरे धीरे फेज बाय फेज जो है, पहले उन्होंने कुछ सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री जो है उनको LPG के लिए जो है खोला, राइट, अ सर्टन लिमिट ऑफ FDI जो है उसको परमिट किया, राइट। इनफैक्ट हम बोलते हैं अभी भी वेरियस फेजेस ऑफ द रिफॉर्म जो है वो चलते ही जा रहे हैं, राइट। ये स्पेसिफिक पॉलिसीज जो कि स्टिग्लिट्स क्रिटिसाइज करते हैं, दे ऑल्सो इंक्लूडेड फिस्कल ऑस्टेरिटी। फिस्कल ऑस्टेरिटी का क्या मतलब है, फिस्कल स्पेंडिंग क्या होती है, जो आप पूरा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट इनसे प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, इन प्रोवाइडिंग फ्री फूड, इन प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ एंड सर्विसेज, राइट, ये जो है फिस्कल पॉलिसीज के अंडर आता है। अब IMF ने क्या बोला, कट डाउन ऑन दीज, कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर, तो ये फिस्कल ऑस्टेरिटी आने लग गया, जहाँ पे द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू पंप मनी इनटू द इंडिया, इनटू इट्स इकोनॉमी, इनटू इट्स सोसाइटी। अब उसके कारण क्या होने लग गया, एक तो गवर्नमेंट आपको जो पहले पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी वो नहीं कर रही, तो मतलब आपने अपने पॉकेट से अब उन पे खर्चा करना है। मोर इम्पॉर्टेंटली, वैसे कभी कभी जब वो पंप करती रहती थी पैसा इन दी इकोनॉमी, ताकि लोगों के पास जो है एक एंथुजियाज्म बना रहा है खरीदने का, वो ऑल्सो केम टू एन हॉल्ट, जिसके कारण जो है अब एक विशियस साइकिल खड़ा हो गया, जहाँ पे पीपल weren't डिमांडिंग ऑल्सो गुड्स, बट there were also really high rates of
इन्फ्लेशन, राइट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, मतलब लोगों के पास जो है पैसा बैंक से भी नहीं आ रहा था। ट्रेड लिबरलाइजेशन कर दी गई, लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कर दी गई, बहुत सारे स्टेट के जो एसेट्स थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, राइट। तो सफ़र कौन हुआ? जो आपके पुअरेस्ट ऑफ द मासेस थे इन द कंट्री, वो सफ़र करने लग गए, राइट। स्टिग्लिट्स के अकॉर्डिंगली ये जो शॉक थेरेपी थी IMF द्वारा अपनाई गई, एक तरह से इसने बहुत ही जल्दी डेवलपिंग वर्ल्ड को मार्केट इकोनॉमी की तरफ पुश कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि अभी इनके पास ऐसी इंस्टीट्यूशंस कायम नहीं हुई हैं जो कि पब्लिक एंड लोकल कॉमर्स को एक तरह से सेफ गार्ड कर सके, राइट। जो कि आपके लोगों की जो नीड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेफ गार्ड कर सके, कि वो अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज ही नहीं हुई थी इन लॉट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इनफैक्ट दैट इज वाई वी गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू नॉट जस्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री बट ऑल्सो RBI, ऑल्सो द प्लानिंग कमीशन, ऑल दीज एडवाइजरी बॉडीज जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा फोरसाइट दिखाई थी in managing the Indian economy and how it tackled the LPG reforms, right? It is something that a lot of times it is ignored, right? हम mostly planning commission को, बाकी वेरियस इंस्टीट्यूशंस को एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखते हैं, बट द काइंड ऑफ रोल जो कि इन्होंने इस पूरे उसमें भी निभाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जैसे इसको मैनेज किया, आपकी RBI ने जो वेरियस काइंड्स ऑफ जो है एडवाइस दिए, स्पेशली आपके फाइनेंशियल सेक्टर एक्सेट्रा में, राइट। आपकी सेबी का जो रोल रहा है, राइट, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रेडिबल। नाउ हमने बात की थी वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट की, देयर आर दीज डिफरेंट प्रोटेस्ट जो कि हुई हैं, राइट, उनको हमने हाईलाइट किया है। 1994 में अपने पहले भी बात की हुई है ऑफ द जप्तीस्ता मूवमेंट जो कि मेक्सिको में हुई थी, राइट। देन 98 के अंदर, राइट, वेरियस प्रोटेस्ट जो है वर्ल्ड ओवर ब्रेकआउट हुई थी ओवर द मल्टीलेटरल अग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 99 में आपके सियाटल के अंदर जो WTO की मीटिंग हुई थी उसके अगेंस्ट मैसिव क्राइसिस हुई थी। 2000 के अंदर आपके वर्ल्ड बैंक एंड IMF के अगेंस्ट प्राग में, एंड देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगेंस्ट जो है वहाँ पे भी जो है मैसिव प्रोटेस्ट हुई। एंड इन फैक्ट आफ्टर दीज प्रोटेस्ट वन ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम, which was something which was done by the developing वर्ल्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोटेस्ट जो है आज तक चलती आ रही है पोस्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपकी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुई थी, द ऑक्यूपाई मूवमेंट अगेंस्ट ऑल दीज बिग फाइनेंशियल सुपर मैनेजर्स हु वर मेकिंग प्रॉफिट्स व्हाइल पीपल वर लूजिंग देयर होम्स, उसके अगेंस्ट जो है मैसिव प्रोटेस्ट हुई थी, राइट। सो ऑल ऑफ दीज प्रोटेस्ट कैन बी सीन एज एन एंटी थीसिस टू द काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंथुजियाज्म जो कि देखा जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांको मिलानोविच, राइट, इनकी किताब जो है अगेन वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड ग्लोबल इनइक्वालिटी अ न्यू अप्रोच फॉर द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये बुक के अंदर इनफैक्ट ही पॉइंटेड टू सर्टन वाइटल इनसाइट्स जहाँ पे ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट क्रिएटेड विनर्स ऑल्सो हु मेड मनी आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट इट ऑल्सो क्रिएटेड लूजर्स। तो इनफैक्ट ही टेक्स a time sample of 2 decades, so it's a big time, 1988 से लेके 2008 में ये चार्ट करते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ इनकम मतलब प्योरली आपकी इकोनॉमिक बेसिस पे देखते हैं दैट हु आर द पीपल हु हैड एन एडवांटेज, हु मेड मनी आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड हु वर द पीपल हु लॉस्ट और हु वर सफरर्स। बिग विनर्स कौन थे? ऑब्वियसली जो वर्ल्ड के रिचेस्ट हैं, विच ऑब्वियसली बिलोंग टू मेनली आपका ग्लोबल नॉर्थ, तो 1% ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो, बट साथ ही में ये पॉइंट्स कि किस तरह से एमर्जिंग इकोनॉमीज, जो नई डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, चाहे वो चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ब्राज़ील हो गई, सिंगापुर हो गई, मलेशिया हो गई, इनकी मिडिल क्लास जो है दे ऑल्सो बेनिफिटेड अ लॉट आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और सबसे बड़ा लूज किसने किया? जो कि सबसे बॉटम पे थे या जो वर्किंग क्लास थे, दोनों ही इन एडवांस्ड एज वेल एज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो हमने देख लिया किस तरह से ब्लू कॉलर वर्कर्स इन द एडवांस्ड और द डेवलप्ड कंट्रीज दे ऑल्सो लॉस्ट, व्हाई? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टेड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, बट even the poorest of the poor in the developing world was suffering, even when manufacturing यहाँ पे आ गई, किस फॉर्म में आई? स्वेट शॉप्स के फॉर्म में आई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे they could get labor at 1
50th ऑफ द प्राइस, राइट। तो नाइकी की स्वेट शॉप, ज़ारा की स्वेट शॉप, वेरियस बिग बिग ब्रांड्स की स्वेट शॉप्स, जहाँ पे लोग विमेन अपनी हट्स में पीछे पीछे बैठ के जो है ये सारा काम कर रहे थे। एंड दैट इज़ वाई देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट दिस, राइट। जैसे कि नियोमी क्लाइन की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जहाँ पे वो इसी बात को डिस्कस करती है। सो शी हैज़ दीज वर्क्स कॉल्ड नो लोगो, ठीक है। फिर एक और उनका काम है कॉल्ड द शॉक डॉक्ट्रीन। तो शॉक डॉक्ट्रीन में फॉर एग्जाम्पल नियोमी क्लाइन है इनका नाम, राइट। तो शॉक डॉक्ट्रीन में ये बात करती हैं ऑफ समथिंग कॉल्ड द डिजास्टर कैपिटलिज्म कॉम्प्लेक्स, राइट। जहाँ पे क्या कहती है कि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपिंग वर्ल्ड में जहाँ पे ये शॉक डॉक्ट्रीन अपनाई गई, वहाँ पे मोस्टली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और सम सॉर्ट ऑफ इशू और इवेंट दैट वाज हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ द इवेंट पीपल वर टू डिस्ट्रैक्टेड, राइट। एंड क्योंकि लोग इतने एग्जॉस्टेड थे, इतने डिस्ट्रैक्टेड थे, तो एकदम से वहाँ पे ये जो लिबरल पॉलिसीज़ थी वो इंट्रोड्यूस कर दी गई, ताकि उनको चांस भी ना मिले टू इवन थिंक अबाउट देम और डिबेट ऑन देम, राइट। तो वो बहुत एग्जांपल्स देती हैं कि फॉर एग्जांपल वो बात करती है कि अगर हम चाइना को लें, चाइना के अंदर 1989 में तियानमेन स्क्वायर डिजास्टर प्रोटेस्ट जो है होके रखी थी, एंड बस उसके बाद से ही जो है चाइनीज़ इकोनॉमी की इन्होंने खोलना भी शुरू कर दिया। सिमिलरली वो बात करते हैं कि कोलैप्स हुआ था यूएसएसआर, तो अभी वो कोलैप्स से लोग उभर रहे थे कि इन्होंने शुरू कर दी। सिमिलरली ये बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे अपार्थाइड के पीछे जो है प्रॉब्लम्स चल रही थी, राइट। सिमिलरली अर्जेंटीना में पूरी फॉकलैंड्स वॉर के अराउंड जो ब्रिटेन के साथ हो रहा था उसके बिहाइंड कर दी। सिमिलरली 1973 में चिली के अंदर एक आपका क्या हो रहा था, एक कू हो रहा था, राइट, और CIA द्वारा, एंड उसके पीछे जो है एक इकोनॉमिक शॉक थेरेपी जो इन्होंने इंक्लूड कर दी, राइट। सो ये आइडियाज़ जो हैं वो अपनी इस किताब में बताती हैं शॉक डॉक्ट्रिन में। वहीं जो है अपनी दूसरी किताब जो है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है नो लोगो, ठीक है। नो लोगों के अंदर भी वो बात करती हैं कि किस तरह से आपका, चाहे आप ये आइडिया देख लें ऑफ MNCs एंड ग्लोबलाइजेशन एंड फुटलूज कैपिटल एंड द स्प्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। शी टॉक्स ऑफ स्वेट शॉप्स जो कि एशिया में आ रही हैं, राइट। देन शी टॉक्स ऑफ द आइडिया कि किस तरह से कल्चरल जैमिंग हो रही है। कल्चरल जैमिंग क्या है, वेरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी कंज्यूमरिज्म, राइट। एंटी कंज्यूमर की किस तरह से कंज्यूमरिज्म के कारण क्या हो रहा है, आखिरकार हम लोग जो है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, राइट। तो उसकी बात करती हैं, राइट। तो ये आइडियाज़ जो है नो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनकी उन्होंने बात की, राइट। कि किस तरह से जो बेचारे लोग ये नाइकी के इतने महंगे जूते बना रहे हैं, दे विल नेवर बी एबल टू अफोर्ड और इवन वेयर दो शूज, राइट। दैट इज द आयरनी ऑफ द डे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अमर्त्य सेन ने भी बात की है, और वो कहते हैं जो ग्लोबल इंटर रिलेशन है कई बार ये प्रोडक्टिव भी रहे, राइट। क्यों? क्योंकि ट्रैवल, ट्रेड, माइग्रेशन, टूरिज्म, कल्चर इन्फ्लुएंसेस ये बहुत बढ़ गए, राइट। सो इमेजिन इंडोनेशियन बाली टुडे, इट्स सो डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, राइट। सिमिलरली वेरियस और कंट्रीज, थाईलैंड की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कितनी ज़्यादा टूरिज्म पे बेस्ड है, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब भी एडवांस हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे अमर्त्य सेन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि किस तरह से अभी भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाए। हाउएवर ही सेज इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की नहीं है, but in fact it also has to do with the kind of policies that these countries are making, the policies that these developing वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स आर मेकिंग, राइट। सो दे से कि नेशनल लेवल पे भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज उनको हैंडल करती है, एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो बिकम मोर इक्विटेबल, एंड एट द सेम टाइम नेशनल गवर्नमेंट जो है इन डेवलपिंग कंट्रीज में दे ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्रिटिकल एरियाज लाइक एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट हो गया, राइट। ताकि जेन्युइनली लोगों का जो है स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनके अंदर रिसोर्सेज डेवलप हो सके, एंड वो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन उनका फ़ायदा उठा सके। On the other hand, like Friedman, a huge proponent of globalization is Jagdish Bhagwati. He says कि भैया ग्लोबलाइजेशन ने बड़ा फ़ायदा किया है, कि तुम देखो कितनी मैसिवली रिड्यूस हो गई है पॉवर्टी, अगर हम इन टर्म्स ऑफ से
बात करें परसेंटेज की, राइट, देयर हैज़ बीन अ रिडक्शन इन पॉवर्टी। हाउएवर प्रताप भानु मेहता अगेन पॉइंट्स आउट कि किस तरह से एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, जहाँ पे रिच ने तो बहुत फ़ायदा किया है बट उतना ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारे गरीबों को नहीं हुआ है, राइट, कि गरीब, द ब्लू कॉलर, द एग्रीकल्चरल क्लास, दे स्टिल कंटिन्यू टू सफ़र, राइट। एंड द सेम कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, अभी भी इंडिया HDI इंडेक्स में कितनी पीछे, इनफैक्ट इट स्टार्टेड टू इवन लैग बिहाइंड स्मॉलर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, लाइक बांग्लादेश, राइट। इनइक्वालिटी इंडाइसिस के अंदर इंडिया का कितना बुरा हाल हो रहा है, राइट। साथ ही में एक और चीज़ जो कि पॉइंट आउट करते हैं वेरियस स्कॉलर्स कि अ लॉट ऑफ, अगर हम बात करें अर्ली स्कॉलर्स की, जैसे कि कार्ल पोलियानी हो गए, जॉन रागी हो गए, इनका मानना था, इनको ऐसा लगता था कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होगी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू क्या होगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा एंड गवर्नमेंट इस पैसे को स्पेंड करेगी इन कॉम्पनसेटिंग द लूजर्स। कॉम्पनसेटिंग का लूजर्स मतलब ऐसे लोग जिनकी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अब आ गई डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जिसके कारण सर्टन पीपल जो कि पहले वो काम करते थे वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स। So government will do what? It will use that money to give them unemployment allowance, to invest in skill development, ताकि skills gain करके वो कई नई तरह की जॉब्स ले सके, राइट। हाउएवर क्या हुआ, इसको जॉन रागी जो है एम्बेडेड लिबरलिज्म बोलते हैं। हाउएवर एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्रीज छोड़ो, एडवांस कंट्रीज तक ये नहीं कर पाई। USA अपने ब्लू कॉलर वर्कर के लिए ये नहीं कर पाई, इंडिया या कोई और डेवलपिंग कंट्री जो है ये नहीं कर पाई, राइट। जिसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन वाज नेवर एबल टू मेक इट अप टू दोज हु वर एट द रिसीविंग इट। स्टिग्लिट्स इनफैक्ट एग्जाम्पल देते हैं नॉर्डिक कंट्रीज का। ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि ग्लोबलाइजेशन इज़ हियर टू स्टे, एंड हमें अगर ग्लोबलाइजेशन को सस्टेन करना है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कर्टेल करना है, तो हमें अपने ह्यूमंस के अंदर, हमें अपनी पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। हाउएवर अदर कंट्रीज, स्पेशली द डेवलपिंग वंस, हैव फेल्ड टू डू दिस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लॉट ऑफ थ्योरिस्ट पॉइंट आउट इज कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेनली बीन डोमिनेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट्स एज इन गुड्स, राइट। तो गुड्स जो है बहुत आ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी हम देखें, every kapda is available, every kind of phone is available, every kind of laptop is available, right? So there is a lot of transfer of goods, there is a lot of transfer of even factors of production, right? So the idea that Microsoft might be setting up a research center somewhere, Google might be setting up a park somewhere, right? कोई नाइकी, ये वो सब जो है इधर उधर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे होंगे, एप्पल माइट बी सेटिंग इट अप इन चाइना, इन इंडिया, राइट। सो ये आइडिया ज़रूर है। कैपिटल फ्लोज भी, FDI इनफ्लोज भी बहुत आए हैं, बट डेवलप्ड वर्ल्ड आज भी रिलक्टेंट है ए हाईली स्किल्ड लेबर को, हाईली स्किल्ड लेबर के लिए तो फिर भी उन्होंने डोर्स ओपन कर दिए, बट बाकी जो सेमी स्किल्ड हैं या लोअर स्किल्ड हैं, दे अभी भी उनके लिए बिल्कुल बॉर्डर्स खुले नहीं होते हैं, राइट। तभी हम देखते हैं ना कि इंडिया के अंदर पीपल एंड अप बिकमिंग वेरी डेस्परेट बाहर जाने के लिए। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु एंड अप गोइंग टू द मिडल ईस्ट, बिकॉज इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी हद की अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट विल हैपन इज उनके बेचारे पासपोर्ट भी सरेंडर हो जाएंगे, दे आर वर्किंग एट a pittance, right, they are working under very oppressive एक तरह से बिहेवियर, बट वो फिर भी वो कर रहे होते हैं। साथ ही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके भी जो है काफ़ी हेजिटेंस है डेवलप्ड वर्ल्ड में इन सेंडिंग इट टू डेवलपिंग वर्ल्ड। सो ऑफन ये रिडंडेंट जो है भेजेंगे, या फिर थोड़ी जो पुरानी हो गई है उसको भेजेंगे। तो चाहे हम अपने वेपन्स देख लें, चाहे हम अपने वेरियस फाइटर जेट्स, प्लेन्स, कुछ भी देख लें, हर कहीं जो है पुरानी या रिडंडेंट टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की जा रही है। जो नई या अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको करने में अभी भी स्लाइट हेजिटेंस जो है डेवलप्ड वर्ल्ड द्वारा दिखाई जाती है। अनदर मेजर अटैक जो कि आता है डेवलपिंग वर्ल्ड से इज़ द फैक्ट दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट केप्ट पेस विद द काइंड ऑफ चेंजेस जो कि आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण सुप्रा टेरिटोरियलिटी का आइडिया आ गया है। सुप्रा टेरिटोरियलिटी मतलब कि अब नेशनल बॉर्डर्स हैव समवॉट बिकम रिडंडेंट। नाउ टुडे ऑल कंट्रीज जो हैं आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट अगर वो पार्ट नहीं होती, उनको बड़ा हिस्सा चाहिए होता है, राइट। तो हम कोई भी हम देख लें, अगर इंडिया का ही एग्जाम्पल देख लें, तो
अगेन इंडिया की एक तरह से यू नो द एक ऑलमोस्ट डेस्प टू से एंटर एनएसजी। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो, वो अलग बात है कि ऑब्वियसली इट विल गेट रिकॉग्नाइज एज अ न्यूक्लियर पावर, बट देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ ईगो बैटल इन्वॉल्व इन दैट, राइट? इट इज ऑल्सो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज ऑल्सो मार्क ऑफ दैट you have arrived, now you are being looked at as some sort of power in this world, right? Similarly पैलेस्तीन जो है ऑब्जर्वर नहीं, फुल फ्लेजेड एक स्टेट बनना चाहता है, एंड उसका वो किस तरह से होगा? जब वो यूएन का मेंबर बन जाएगा, राइट? सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, राइट? द वे दे मेक लॉज, द वे दे मेक रेगुलेशंस, द वे दे मेक वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिसीज, एंड स्पेशली अगर उन पे ब्रॉड अग्रीमेंट हो और अगर कोई उनको फॉलो ना करे, दे आर फॉलोड बाय सम सॉर्ट ऑफ सैंक्शंस, राइट? सो इसके कारण जो है ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इनफैक्ट तभी द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाए जाना वो सीन एज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। हाउएवर टुडेज डे एंड एज के अंदर वी सी एन इंक्रीजिंग कॉम्बैट बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड स्पेशली द न्यूली एमर्जिंग इकोनॉमीज, राइट? जहाँ पे डेवलप्ड वर्ल्ड जो है अभी भी, स्पेशली व्हेन यू लुक एट कंट्रीज लाइक यूएसए, right? They are increasingly saying कि हम क्यों सिर्फ burden उठाए? China and India now are big enough, let them also carry that burden, right? So USA pulled out of Paris Accord under Trump, right? So the idea कि हम नहीं करते, हम नहीं करते, it's not in our favor, right? Similarly जो है international intervention की अगर हम बात करें, आज भी developed countries जो है अंदर घुसते रहते हैं, right? They want to show के क्या जो हम सुनते हैं ना R2P, responsibility to protect, तो यूएसए क्या है? बचा रहा है, हम ऐसे थोड़ा, हम ऑयल के लिए थोड़ा आए थे इराक में, वी वर तो प्रोटेक्टिंग इराक, राइट? सिमिलरली सीरिया की अगर हम बात कर ले, राइट, किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर ले, इनफैक्ट ये देखा जा रहा है जहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ ज़्यादा घुसता है वो स्टेट जो है कभी उभर नहीं पाता, दे एंड अप बिकमिंग फेल्ड स्टेट्स ओनली, राइट? अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, येमेन हो गया, दे आर जस्ट entering civil strifes, unending civil strifes, जहाँ पे they are ending up becoming failed states rather than going on the path of political development, right? Emerging economies especially led by the BRICS group काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट हुई हैं, right? So UNSC के अंदर वो सीट डिमांड कर रही हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है चेंज्ड चीज़ें वो जो है डिमांड कर रही है, WTO के अंदर जो है मेजर डिबेट चली जिसके कारण 2015 ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कोई क्रूशल एक्शन लिया ही नहीं गया है, बस बातें चल रही हैं, कोई मेन एक्शन जो है वो हुआ ही नहीं है, राइट? तो इसके कारण जो है हम देख रहे हैं देयर हैज आल्सो बीन ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड टू emerging economies coming up and having a say in the international institutions. However, on the negative side इसमें भी क्या हुआ है कि it's only the newly emerging economies countries जो कि ब्रिक्स के अंदर आ रही हैं स्पेशली, राइट, they have had a more say. जो आपकी least developed countries है अभी भी उनकी कोई नहीं सुनता. इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग स्किज्म इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जहाँ पे जो फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में भी जो है ग्रोइंग इनइक्वालिटी आ रही है. इनफैक्ट अब ये जो वेरियस कंट्रीज है कह रही है कि तुम्हें किसने हमारा लीडर बना दिया, किसने तुम्हें जो है सोल एक शेयर बोल दिया, तुम लोग तो खुद बहुत सेल्फिश होते जा रहे हो, who's taking care of us, right? So for example island countries अब यही बात करते हैं, right, कि डेवलपिंग जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना इंडिया है, लाइक अरे हमको मत इम्पोज करो, हमने भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमने भी तो डेवलप्ड बनना है. वो कह रहे हैं तुम्हारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम तो डूब जाएंगे, राइट? हमें हमारी कौन कौन सुन रहा है, राइट? सो ये इसके कारण जो है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर भी जो है अब स्किज्म आते जा रहे हैं. अनदर मेजर आइडिया जिसको पढ़ने की ज़रूरत है इज इन टर्म्स ऑफ कल्चर. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण अब हम बात करते हैं किस तरह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन की भी बात होती है, राइट? तो हमने बात की ना मैकडोनल्डाइजेशन की, हमने बात की है इसी मैकडोनल्डाइजेशन की क्या हो रहा है कि एक होमोजेनाइटी आ रही है. हाउएवर देयर आर अदर स्कॉलर्स हु डिसएग्री. वो कहते हैं सिर्फ कल्चरल होमोजेनाइजेशन नहीं, बट समटाइम्स देयर इज आल्सो अ मैसिव बैकलैश इन द फॉर्म ऑफ जिसको हंटिंगटन बुलाते हैं क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, जहाँ पे पीपल बिकम इवन मोर कॉन्शियस ऑफ प्रिजर्विंग देयर लोकल कल्चर्स, राइट? सो दे वांट टू रिजेक्ट what is seen as the western culture because we don't like it, right? And the revival of local customs and traditions की बात करते हैं. इनफैक्ट बेंजामिन बाबर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है विच इज़ कॉल्ड जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड, जहाँ पे वो यही आर्ग्यू करते हैं कि
with the coming in of westernization or modernization has also been encountered by growing fundamentalism in the developing world, right, जिसके कारण जो है ये मैकडोनलाइजेशन को अपोज किया गया है. However, he says in the longer term it is this mech world, it is this westernization which will win. Why? Because चाहे या ना चाहे, even these fundamentalist movements also start to give in to these modernization, to these forms of globalization. जहाँ पे अगर हम फंडामेंटलिज्म में अगर हम से जिहाद की भी बात करते हैं, जिहाद के अंदर भी वो क्या मास मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो इवन इफ देर आर टॉर्चर्स एंड क्रूअल बीहेडिंग्स हैपनिंग, दे आर पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब, राइट. तो यूट्यूब पे तो चल रहा है. यूट्यूब किसकी देन है? एक वेस्टर्न मॉडर्न वर्ल्ड की देन है, राइट. सो दे से कि द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितने हद तक वो इन मॉडर्न चीज़ों को जो है अडेप्ट कर सकते हैं. सो इमेजिन करो कि आईसिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर, राइट. हम कितनी ज़्यादा जो वायरल वीडियोस कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा जो है हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, राइट. इट इज़ वी आर पुटिंग दिस वेरी क्रूडली, बट दिस इज व्हाट इट हैज़ कम टू, राइट. तो इस तरह की डेवलपमेंट भी जो है वो होने लग गई हैं. नाउ एक मैसिव हमने इंपॉर्टेंट डिबेट की थी, एक ये एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी डिबेट्स बहुत अच्छी तरह से दी जाती है कि क्या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से प्रॉस्पेरिटी सबको मिलती है. तो फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट जो है ये दी गई हैं, राइट. आपको ये समझा दिया गया है, बट यू कैन गो थ्रू दिस अगेन, राइट. क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके पास ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं विद एग्जाम्पल्स, एंड आराम से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट इसी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम डेवलपिंग कंट्रीज में एक और चीज़ बता सकते हैं कि किस तरह से शॉक थेरेपी ने इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विसेज को इतनी बुरी तरह से ख़राब कर दिया कि अब आप सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखो, जब कोई पैंडमिक, जब कोई एपिडेमिक आ जाता है, एबोला आए, कोई बर्ड फ्लू आ जाए, अब कोविड-19 आ जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, दे आर ब्रॉट टू द नीज कि चलो कोविड-19 ने तो एडवांस्ड कंट्रीज़ को भी डाल दिया, बट कोविड-19 से पहले कोई भी और जो आता था, टुडे एडवांस कंट्रीज मस्ट बी रियलाइजिंग व्हाट इज इट दैट डेवलपिंग कंट्रीज गो थ्रू जब दे आर इफेक्टेड बाय पैंडमिक्स, राइट. सो ये जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट